everyone, welcome to SGI online class 6 English medium subject Hindi literature lesson 6 जंक फूड के खतरे। बच्चों, ये जो जंक फूड के खतरे नामक चैप्टर है, यह एक संवाद है और यह संवाद आकांक्षा प्रियदर्शनी जी द्वारा रचित है। इसमें इन्होंने क्या बताया है, आइए बच्चों हम इस पाठ को पढ़ करके समझें। तो आप पेज नंबर 42 ओपन कर लीजिए और इस चैप्टर का जो अर्थ निकल रहा है उसको बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे और इसमें जो भी कठिन शब्द आएंगे उनका निवारण करते हुए मैं आपको आगे ये पाठ पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, जंक फूड के खतरे की टॉपिक है। देखिए, आज हमारे खान पान में जंक फूड का प्रयोग बढ़ता ही जा रहा है। इनके निरंतर सेवन से हमारा स्वास्थ्य प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। यदि हमारी कभी जंक फूड खाने की इच्छा हो तो घर में बने पौष्टिक जंक फूड का ही सेवन करना चाहिए। हम अधिकाधिक फल और सब्जियों का प्रयोग करके पौष्टिक जंक फूड तैयार कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें घर का ही जंक फूड का सेवन करना है, बाहर का नहीं। तो अब ये पाठ प्रारंभ हो रहा है बच्चों, स्टार्टिंग है इसकी यहाँ से। पात्र कौशल 8 से 9 वर्ष का दुर्बल लड़का, सूरज कौशल के पिताजी, सारिका कौशल की माँ, मधु कौशल की बहन, रश्मि कौशल और मधु की बुआ जी, काव्या बुआ जी की बेटी। अब संवाद शुरू हुआ। मंच पर घर के अंदर का दृश्य है। तो दृश्य का अर्थ बच्चों क्या होता है? नजारा। दृश्य का अर्थ क्या हुआ? नजारा। कौशल बिस्तर पर लेटा है, मम्मी उसके पास खड़ी है। कौशल, मम्मी मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सारिका, कौशल तुम्हें कितनी बार बाहर का चटर पटर जंक फूड खाने के लिए मना करती हूँ, पर तुम मानते कहाँ हो। ये पेट दर्द भी तुम्हारी कल रात खाई चाउमीन का ही परिणाम है। तो परिणाम का अर्थ बच्चों क्या होता है? नतीजा। परिणाम का अर्थ होता है नतीजा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कौशल के पापा दरवाजा खोलते हैं। कौशल की बुआ जी अपने बेटे आलेख और बेटी काव्या के साथ अंदर प्रवेश करती हैं। कौशल की बहन मधु बुआ जी के पैर छूकर नमस्ते करती है। मधु, बुआ जी नमस्ते। रश्मि, नमस्ते मधु, खुश रहो। तुम्हारा भाई कौशल दिखाई दे नहीं रहा है और तुम आज विद्यालय क्यों नहीं गई। मधु, बुआ जी कौशल के पेट में आज सुबह से दर्द है, इसलिए वह अपने बिस्तर पर है और आज हमारे विद्यालय की छुट्टी है। रश्मि, आज विद्यालय की छुट्टी क्यों है मधु? आज तो कोई त्योहार भी नहीं है और ना ही आज रविवार है। तब तक कौशल और मधु की मम्मी सबके लिए चाय ले आती हैं। सब चाय लेते हैं। मधु, जी बुआ जी, दरअसल परसों से हमारे विद्यालय में वार्षिक खेल प्रतियोगिता है। तो वार्षिक अर्थ क्या होता है बच्चों? वर्ष में एक बार होने वाला। वार्षिक अर्थ क्या हुआ? वर्ष में एक बार होने वाला।
उसकी तैयारी और अभ्यास के लिए विद्यालय की छुट्टी है। रश्मि, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। क्या तुमने और कौशल ने भी किसी प्रतियोगिता में भाग लिया है? प्रतियोगिता का अर्थ बच्चों क्या होता है? मुकाबला। प्रतियोगिता का अर्थ हुआ मुकाबला। मधु, जी बुआ जी, मैंने शतरंज प्रतियोगिता में और कौशल ने दौड़ में भाग लिया है। रश्मि, अच्छा मधु, तुम्हें शतरंज खेलना आता है? मधु, जी बुआ जी, पिछली छुट्टियों में काव्या ने ही मुझे शतरंज खेलना सिखाया था। काव्या, हाँ मम्मी, अब तो मधु मुझसे भी अच्छा शतरंज खेलती है। बुआ जी, और कौशल, यह अपनी दौड़ कैसे दौड़ेगा जब वह बीमार होकर बिस्तर पर लेटा है? सूरज, दादी, कौशल अपने बिस्तर से उठकर दौड़ में भाग ले सके, इसके लिए अब आपको ही कुछ करना होगा। रश्मि, ठीक है भैया, अभी के लिए तो मैं कुछ उपाय करके कौशल को ठीक कर दूंगी, पर इसकी समस्या का पक्का इलाज तो तुम लोगों को ही करना होगा। सारिका, वह कैसे दीदी? रश्मि, तुम्हें उसके घर से बाहर खाने की आदत को बदलना होगा और घर में पौष्टिक जंक फूड बनाना होगा। सारिका, पर कैसे दीदी? मैं तो उसे समझा समझा कर हार गई। रश्मि, भाभी, अब तो इंटरनेट का जमाना है, उसकी सहायता से आप सभी पौष्टिक फल और सब्जियों का प्रयोग करके भी जंक फूड बना सकती हैं। अभी मैं कौशल के लिए काढ़ा बनाती हूँ ताकि वह जल्द से जल्द ठीक हो सके। फिर आप फ्रिज से सब्जियां निकाल कर तैयार रखिए। हम फिर इंटरनेट की सहायता से आज सबके लिए पौष्टिक बर्गर बनाएंगे। एक बार रश्मि कौशल के लिए काढ़ा बनाती है और सारिका फ्रिज से सब्जियां निकालकर बर्गर बनाने के लिए तैयार करती है। काढ़ा लेकर कौशल के पास आती है। रश्मि, कौशल कैसे हो आप? कौशल, बुआ जी, अभी तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। रश्मि, लो धीरे धीरे ये काढ़ा पियो, इससे तुम्हें पेट दर्द में आराम मिलेगा। कौशल को काढ़ा देती है, वह धीरे धीरे पीता है। कौशल, धन्यवाद बुआ जी। रश्मि, धन्यवाद मत कहो। कौशल, मुझे एक वायदा करो। कौशल बोला, कैसा वायदा बुआ जी? रश्मि, तुम्हें वायदा करना होगा कि तुम बाहर का खाना और जंक फूड आदि खाने की ज्यादा जिद नहीं करोगे। जिद का अर्थ बच्चों क्या होता है? हठ। जिद का अर्थ होता है हठ। बदले में मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी मम्मी घर पर ही कभी हफ्ते में या 15 दिन में एक बार तुम्हारी पसंद का जंक फूड जरूर बनाया करेंगी। कौशल, ठीक है बुआ जी, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। रश्मि, सबके लिए आज विशेष बर्गर तैयार है। सब खुश होकर सब्जियों से बना पौष्टिक और स्वादिष्ट बर्गर खाते हैं। सारिका, दीदी, आपने इंटरनेट का अच्छा सुझाव दिया है। अब कौशल कभी जंक फूड खाने से बीमार नहीं होगा। रश्मि, शाबाश, अब यही काढ़ा कौशल को रात के समय और सुबह भी देना, तब देना। यह दौड़ में केवल दौड़ेगा ही नहीं, जीतेगा भी। अब मैं और काव्या चलते हैं। रश्मि और काव्या सबको नमस्ते करके चले जाते हैं। पर्दा गिर जाता है।
जब पुनः पर्दा उठता है तो कौशल को प्रसन्नता से घर का खाना खाकर जाते दिखाया जाता है, फिर वह दौड़ जीतता है। तो बच्चों, इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि जो हमारे बच्चे होते हैं या बड़े भी हैं, कुछ लोगों की जिनकी हैबिट होती है बाहर के जंक फूड को खाना, तो उससे किस प्रकार से व्यक्ति के शरीर में हानियां होती है। वही खाना अगर हम अपने घर में बना के बच्चों को देते हैं, जंक फूड अपने घर में बच्चों को बना के देते हैं, तो उससे बच्चों का स्वाद भी बना रहता है और उनके शरीर में भी किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो आकांक्षा प्रियदर्शनी जी द्वारा जो ये संवाद है, इसमें उन्होंने यही शिक्षा दी है कि बच्चों को कभी भी बाहर के खाने की हैबिट नहीं डालनी चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ करके समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। Good morning students, I welcome you all to online class of SGOI. In the last class we have completed our last chapter, that was fractions. Today we will be we have completed our third chapter. Today we will be starting with a new chapter, that is fractions. Okay, so let's start the chapter. Before starting the questions or the detailed analysis of this chapter, I would like to just explain you what does this term fraction refer. Okay, so fraction first of all is denoted by two numbers. For example, if I am writing 3 upon 5, if I am writing 3, then I am dividing it with the help of 9, and then I am writing 5. That means it is written 3 upon 5. 3 upon 5 means that you are selecting any 3 out of total 5. ठीक है, इसका मतलब है कि हम 5 टोटल में से 3 को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, उसी को आप बोलते हो 3 upon 5। ठीक है, और एक कंडीशन ये है कि ये 3 पार्ट होंगे या पूरे पांचों पार्ट जो होंगे वो इक्वल होने चाहिए, है ना। ये नहीं कि कुछ पार्ट अलग साइज के हैं और कुछ पार्ट अलग साइज के, ना। 5 पार्ट अगर हैं तो आप उसको पांचों को इक्वल साइज में ही डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टेबल बनाता हूं, फॉर एग्जांपल, and I am dividing this table into 5 parts, 1 2 3 4 and 5. Okay, so the size of each box should be equal, or you could say that all the boxes should be identical. सभी बॉक्स जो होने चाहिए वो आइडेंटिकल होने चाहिए, है ना, तभी आप उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। अब मैंने बोला कि ये एक 5 बॉक्सेस हैं, और इन 5 बॉक्सेस में मैंने क्या किया कि 3 बॉक्सेस को शेड कर दिया। आई हैव शेडेड 3 बॉक्सेस, ठीक है, ओके। एंड समबडी हैज आस्क्ड मी, टेल मी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फिगर इज शेडेड, है ना। किसी ने पूछा, आप बताइए मुझे कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फिगर इज शेडेड, फिगर का कितना फ्रैक्शन शेडेड है। तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आपने देखिए 5, उसको आप नीचे लिखोगे, इसे क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, समथिंग व्हिच इज रिटन बिलो इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। ठीक है, नीचे जो लिखते हैं उसको हमेशा क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, ऊपर जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। ठीक है, तो this is a fraction which is representing that 3 out of 5 boxes are shaded. 5 में से 3 बॉक्सेस क्या हैं, शेडेड हैं। इसी में एक और क्वेश्चन हो सकता है, टेल मी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बॉक्सेस आर अनशेडेड, है ना। बोले कि आप बताइए कि इन सभी बॉक्सेस में कितना फ्रैक्शन है जो कि अनशेडेड है, जो शेडेड नहीं है। तो आप क्या देख पा रहे हो, 1 और 2 ऐसे बॉक्सेस हैं जो अनशेडेड हैं।
और टोटल बॉक्सेस हैं कितने 5, तो आंसर विल बी 2/5. ओके, so this is how we introduce fractions. See, this was a very brief or short introduction about fractions. Okay, so let's proceed further. If somewhere it is written 5/8, if it is written 5/8, अगर कहीं आपको ऐसा लिखा देखिए 5/8, इसका मतलब क्या है कि 8 में से 5 पार्ट को आपको क्या करना है, डिनोट करना है. तो 5 आप ऊपर लिखोगे और नीचे लिखोगे 8, तो 5/8 का मतलब होता है 5/8. सिमिलरली 3/5 का मतलब होता है 3/5, है ना. अगर आपको इस फ्रैक्शन को इस तरह लिखना हो तो आप क्या लिखोगे 3/5. ठीक है, दिस इज 3/5 एंड दिस इज 5/8. ठीक है, दैट मींस 3 आउट ऑफ 5 पार्ट. दिस मींस 5 आउट ऑफ 8 parts. Okay, I have already told you that upper number is referred to be as numerator and the below number is referred to be as denominator. ठीक है, so I hope you have got the basic idea regarding fractions. Now let's proceed further into that process. We will be discussing now what are equivalent fractions. Okay, now we will be discussing what are equivalent fractions. Equivalent fractions. Equivalent fractions का मतलब क्या होता है? Suppose I am writing 1/2. You are given the fraction 1/2. 1/2 का मतलब क्या होता है? 1 out of 2, है ना, 2 में से 1. ठीक है, अब coming back to our heading, that is equivalent fractions. 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको लिखना है. अगर आपको बोला जाए कि 1/2 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे 1/2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 के बाद आने वाले नंबर से, दैट इज 2 से ही न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो और 2 से ही डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 2/4. तो जो 2/4 है वो 1/2 का फर्स्ट इक्विवेलेंट है ना, फर्स्ट इक्विवेलेंट. ठीक है, कैसे मिला, उसी नंबर को इससे 2 से न्यूमरेटर और 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके हमें फर्स्ट इक्विवेलेंट नंबर मिला. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं किसके 1/2 के, तो पहला तो मिल गया किससे 2 और 2 से मल्टीप्लाई करके. नेक्स्ट कैसे मिलेगा, न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करो, you will get 3/6. that means 3/6 is second equivalent किसका 1/2 का. थर्ड कैसे निकलेगा, 1/2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से ऊपर भी और 4 से ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, you will get 4/8. 4/8 is third equivalent of 1/2. This is how you can calculate any number of equivalent fractions of a given fraction. पहला निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, दूसरा निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तीसरा निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई एंड सो on. Okay, so I hope you have got what does equivalent fraction means. इनको equivalent fraction बोलते क्यों हैं, इनको equivalent fraction इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन को आप फर्दर रिड्यूस करोगे तो हमें वापस से क्या मिल जाएगा 1/2 ही मिल जाएगा. आप खुद ही देखो 3/6 को रिड्यूस करोगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो कितना मिला 1/2. 4/8 को रिड्यूस करोगे तो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, कितना मिल गया वापस से 1/2. दैट मींस ये जो फ्रैक्शन लिखे हैं ये एक्चुअली है तो 1/2 ही, लेकिन उनका क्या है एक्चुअल वैल्यू 1/2 ही है, लेकिन उनके नंबर्स को हमने चेंज करके लिख दिया. ठीक है, इसीलिए इनको इक्वल ना बोल करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मींस. From all this theory which I have told you about the fractions, you can easily solve exercise 4a. इस यूज का यूज करके आप इजीली फाइंड कर सकते हो
सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज 4a. Okay, so before starting exercise 4a I would like to tell you one more thing and then we'll be moving further to our exercise. So pay attention. Next thing is comparison of fractions. Comparison of fractions का मतलब क्या होता है? कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है. इस प्रोसेस से जो प्रोसेस आई विल टेल यू फ्रॉम दैट प्रोसेस यू जस्ट कैन कंपेयर टू फ्रैक्शंस. जो मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके से आप सिर्फ दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीख सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर लिखा 8, तो आपको पहले से पता है कि जो 8 होता है वो 2 से बड़ा है. ठीक है, लेकिन ये दोनों फ्रैक्शन नहीं है. ठीक है, हमें पता होना चाहिए फ्रैक्शन के केस में क्या करेंगे. फॉर एग्जांपल हमें एक फ्रैक्शन दिया गया 2/9 और दूसरा फ्रैक्शन दिया गया 3/15. You are given with two fractions, one is 2/9 and other is 3/15, and you are asked to tell which of these two fractions is greater. तो उसके लिए एक तरीका आप यूज करते हो, that way is called cross multiplication method. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 30 मिलेगा. 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 27 मिलेगा. तो क्लियरली आपको दिख रहा है जो 30 है वो 27 से बड़ा है. 30 पहले नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, therefore you can clearly say that 2/9 is greater than 3/15. ठीक है, so this is called the cross multiplication method of comparison of फ्रैक्शन. ठीक है, लेकिन इस मेथड को आप दो फ्रैक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं ज्यादा फ्रैक्शंस के लिए भी, लेकिन यू शुड स्टार्ट विद टू फ्रैक्शंस ओनली ना. टू फ्रैक्शंस के लिए ज्यादा कन्वीनियंट है. ओके, उससे ज्यादा फ्रैक्शंस आएंगे तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट अप्रोच सीखेंगे. ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ ऑल द थ्योरी पार्ट रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4a. नाउ वी विल बी गोइंग टू द exercise 4a. In 4a, question number 1, there are three different figures are given and you are asked what fraction do the shaded part in each of the following figures represent. तीन जो फिगर बने हुए हैं उनमें कुछ पार्ट कैसा है, शेडेड है. फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट फिगर है उसमें इस तरह का एक सर्कल बना है. ठीक है, देयर इज अ सर्कल with a center and it is drawn something like that, this and this. Okay, assume that all these parts are equal. देखने में इक्वल नहीं लग रहे हैं लेकिन वो सारे पार्ट्स कैसे हैं, इक्वल है, एक लाइन अलग से है. ठीक है, इस तरह का फिगर बना हुआ है. ठीक, उसमें कुछ पार्ट को शेड कर दिया गया है. दिस इज शेडेड, दिस इज शेडेड, दिस इज शेडेड, this one as well, this one and this one as well. ठीक है, so this is not shaded. इतना सर्कल जो है वो शेडेड. अब आपसे पूछा जा रहा है बताइए what part of the figure is shaded. इस तरह का क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको बताना है कितना पार्ट इसका शेडेड है. तो उसके क्या करोगे, नंबर ऑफ पार्ट जो शेडेड है उसको काउंट करेंगे. 1 2 3 4 and 5. So write 5 upon total कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 and 8. तो नीचे लिखोगे 8. तो आंसर विल बी 5/8. 5/8 पार्ट ऑफ दिस फिगर इज शेडेड. ठीक है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और थर्ड पार्ट भी क्या कर सकते हैं, अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. In question number 2, it is written write a fraction for each of the following. अब आपको क्या लिखा है, वर्ड्स में लिखा है और उसके लिए आपको फ्रैक्शन लिखना है. Writing first part it is written 4 parts out of 9 equal parts. Written 4 parts out of 9 equal parts. क्लियरली आपको समझ में आ रहा है 4 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करना है कितने में से 9
इक्वल पार्ट्स में से, तो आंसर कितना हो जाएगा 4/9। ये बताया मैंने 4 आउट ऑफ 9, ठीक है। सिमिलरली मैं पार्ट 4 बता देता हूं, बाकी I want you to solve by yourself, ठीक है। नेक्स्ट इज रिटन 4 sevens, 4 sevens। 4 sevens का मतलब क्या होगा, 4 न्यूमरेटर में और 7 डिनोमिनेटर में, तो आंसर विल बी 4/7, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3, it is saying that you are required to mark the numerator and denominator, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ फ्रैक्शंस गिवन हैं, उन फ्रैक्शंस में आपको बताना है न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। राइट, फर्स्ट में लिखा है 5/6, तो क्या है 5 क्या है न्यूमरेटर, 5 इज न्यूमरेटर एंड 6 इज डिनोमिनेटर, ठीक है। 5 क्या है न्यूमरेटर है और 6 क्या है डिनोमिनेटर है। सिमिलरली आप सारे पार्ट्स को अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं। आई डोंट थिंक दिस रिक्वायर्स मच मोर टू बी एक्सप्लेन्ड, दिस इज सेल्फ अंडरस्टूड एंड you all are very much aware about what are numerator and what are denominator. Moving to question number 4. Question number 4 is important. इसमें बोला जा रहा है कि write 5 fractions equivalent to each of the following. बोला जा रहा है एक फ्रैक्शन दिया जाएगा, उसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको लिखने हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो फर्स्ट फ्रैक्शन इज 2/3, फर्स्ट फ्रैक्शन इज 2/3। इसका फर्स्ट जो होगा इक्विवेलेंट कितना होगा, 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना, तो कितना आएगा 4/6। सेकंड इक्विवेलेंट क्या होगा, 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट यू विल गेट, यू गेट 6/9। For third equivalent, you will be multiplying 2 by 3 with 4. It will give you 4 2s are 8 and 4 3s are 12. And fourth equivalent will be 2/3 will be multiplied with 5. It will give you 10/15. Similarly, fifth equivalent क्या होगा, 2/3 should be multiplied with 6. It will give you 12/18. ठीक है, तो 5 equivalents of 2/3 will be 4/6, then 6/9, then 8/12, then 10/15, and ultimately at last 12/18. ठीक है, similarly you can solve all the other parts of question number 4. Now moving to question number 5. Okay. In question number 5 it is written, which of the following are the pairs of equivalent fractions. Question number 5 में दो पेयर दिए हुए हैं, हर एक पार्ट में दो फ्रैक्शंस हैं और उन दोनों फ्रैक्शंस को आपको कंपेयर करके ये बताना है कि क्या दोनों पेयर आपस में इक्विवेलेंट हैं कि नहीं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट। इन फर्स्ट पार्ट इट इज रिटन 4/5 एंड 24/30, 24/30। ये एक फ्रैक्शन है, सेकंड फ्रैक्शन ये है। आपको ये बताना है कि क्या दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं कि नहीं। इक्विवेलेंट है कि नहीं कैसे पता कर पाओगे, इसको भी रिड्यूस करो और इसको भी रिड्यूस करो। रिड्यूस करना मतलब तब तक उसको आपस में ऊपर नीचे डिवाइड करते रहो जब तक कि वो उनका जो आपस का HCF है वो 1 ना हो जाए। ठीक है, दैट मींस उनके बीच में कोई भी कॉमन डिवाइजर ना बचे, या अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो आप और ज्यादा वो कट ना पाए, तब तक आपको क्या करना है, रिड्यूस करते रहना है। So now you can clearly see 4/5 does not have any common factor other than 1. That means 4/5 is already in its simplest form. तो 4/5 तो पहले से ही simplest form में है, तो आप लिखोगे 4/5। ठीक है, इसको देखो 24/30, 24/30 को आप रिड्यूस करना है, तो आप क्लियरली देख पा रहे हो 24 और 30 का HCF कितना होगा, 6 होगा। तो आप लिखोगे HCF of 24 and 30 is equal to 6। निकाल लेना आप, है ना, मुझे पता है HCF 24 और 30 कितना होगा, HCF 6 होगा। तो अब जो HCF इन दोनों का होगा उसी नंबर से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे दोनों को।
तो 24 डिवाइड बाय 6 और 30 को भी डिवाइड बाय 6। क्यों? क्योंकि HCF कितना है इनका 6 के बराबर है। तो हो जाएगा 4/5 और एंड और इसको भी डिवाइड करोगे तो 6 4 जा 24 4 आ जाएगा और 6 5 30 4/5 आ जाएगा। दोनों नंबर क्या हो गए? इक्वल हो गए। इसका मतलब ये क्या है? दे आर इक्विवेलेंट। दे आर इक्विवेलेंट। क्यों इक्विवेलेंट है? क्योंकि दोनों को रिड्यूस करने पे दोनों की वैल्यू कितनी आ गई? इक्वल आ गई। इसलिए दोनों क्या है? इक्विवेलेंट हैं। एक पार्ट और बता देता हूं मैं, ठीक है? Question number 5. One more part I will tell you, and rest would be your homework. Last part. 5/12 and 35/84. ठीक है? Now let's start. 5/12 का HCF कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है? 1, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 और 12 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है? क्योंकि 5 तो पहले से प्राइम नंबर है कि नहीं? तो इसको एलएचएस लिखोगे आप 5/12। हर बार ऐसा नहीं होगा कि इनका प्राइम फैक्टर, इनका HCF ना हो। किसी न किसी पार्ट में इनका भी HCF होगा, इनका भी HCF होगा। दोनों को रिड्यूस करके चेक करेंगे कि सेम वैल्यूज आ रही हैं कि नहीं। सेम वैल्यूज आएंगे तो इक्विवेलेंट है, और सेम वैल्यूज नहीं आएंगे तो इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है? नाउ 35 और 84 को चेक करेंगे। 35 और 84, 35 और 84 का क्या निकालोगे आप? HCF निकालोगे। जिसको HCF निकालना नहीं आता तो एक बार बता देता हूं यहाँ पे डिवीजन मेथड से, ठीक है? तो छोटी वैल्यू यहाँ लिखेंगे, 84 यहाँ लिखेंगे। 35 1 * 35, सॉरी 35 2 * 70, 2 टाइम्स है ना। 35 2 * 70, यहाँ कितना मिला? 14। ना 14 से डिवाइड करना है किसको? इस वाले डिवाइजर को। 35 14 2 * 28, कितना बचा? 7। अब 7 से डिवाइड करना है किसको? इस डिवाइजर को, 14। तो 7 2 * 14 पूरा डिवाइड हो गया। तो HCF कितना हो गया? 7, है ना? तो 35 और 18 का HCF कितना होगा? लिखोगे HCF of 35 and 84 is 7। दोनों का HCF कितना है? 7। इसलिए इन दोनों नंबर्स को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो you get 5/12 and here 35 divided by 7 and 84 divided by 7। जब आप डिवाइड करोगे तो you get 5/12 यहाँ पे भी है, और जब 7 5 * 35 5 यहाँ पे आएगा, और 7 डिवाइड करो 84 तो 12 आएगा। दोनों वैल्यू सेम हो गई। इसका मतलब these two fractions, that is 5/12 and 35/84 are equivalent fractions, ठीक है? So this is all for today. We'll be carrying on with our next questions in our next class. Thank you. Good morning students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes, and this is your biology class. Today we will discuss about the exercise of unit first, cell and its part. In our previous video we have already discussed the MCQs, fill in the blanks and true false, and now today we will discuss the matching. So the first matching is the cell. You know students what is cell? Cell is the unit of living body. What is the unit of living body? Every living body is composed of cell. So cell is the unit of every living body. So this is the right answer. Next is nucleus. What is the nucleus? Nucleus is the boss of the cell. Why it is called boss of the cell? Because it regulates all the activities inside the cell. So it is called the boss of the cell. Okay students, and the main function, the main things, it contains a genetic material which go by the genetic material the characters from the parents to offspring goes. Okay, so it is called the boss of the cell. Next is cell wall. You know students, cell wall is present only in plant cell, right? So the answer is plant, because it is absent in animal cell, it is only present in plant cell. That's why we match here. The cell wall is plant. Chloroplast. Chloroplast. What is chloroplast?
a green color pigment chlorophyll, which is found inside this chloroplast. The green color pigment called chlorophyll, which is found inside the chloroplast. So what is the answer? Is this contains green pigment. Contains green pigment chlorophyll. Cytoplasm. What is cytoplasm? Cytoplasm is a jelly-like substance which is present inside the cell. Inside the cell there is jelly-like substance in which various organelles are present, is called cytoplasm. So cytoplasm is a jelly-like substance between cell membrane and nucleus. Between cell membrane and nucleus. Why? Because this is the cell and this is the nucleus. So here is a jelly-like substance is called cytoplasm. So it is present between the nucleus and the cell membrane. Okay students. Next is organelles. What are organelles? Mitochondria, chloroplast, Golgi body, endoplasmic reticulum, ribosome. These are organelles. These are called cell organelles or organelles. So the tiny structure which is present in the cytoplasm is called organelles. So the tiny structure which is present inside the cell is the organelles. So this is the matching. Okay students. And the next is the unscramble the following word. Unscramble the following word means there are certain word. Now you can see here what is the meaning of this word. This is unscramble because there is no meaning of this word. Is this a word? No, because there is no meaning of this word. So this is unscramble word. So here we scramble. Now we arrange these letters and make a word which have a definite meaning, definite pronunciation. Okay students. So here is the first word is nucleus. What is the meaning is make from this letters? Nucleus. Sorry, here we write in the capital nucleus. And the second word is the membrane. Membrane. Third is, so students, how you scramble these letters? First of all, you must have to know every word and the meaning of the every word, and you have to learn the spelling of every word. So then you can unscramble these letters. Okay students. Next is cytoplasm. Cytoplasm. And the last is, what is the last? Last is the protoplasm. What is protoplasm? Protoplasm, the combined form of the cytoplasm plus nucleoplasm is called protoplasm. Protoplasm is the combination of cytoplasm and nucleoplasm. And cytoplasm, the jelly-like substance which is found inside the cell, is called cytoplasm. Membrane, all the organelles are bound by a membrane, means it is called cell membrane because they bound a cell, so they are called cell membrane. Nucleus, the boss of the cell which control all the activities of the cell, is called nucleus. So this is the unscrambled word. So student, next is one word answer. It is not from your book. It is the mid of the chapter, means I want to know that, I want to know you that you must know these questions, answer of these questions. First our question is who discovered the first microscope? This is a journal question and you must, every student must know the answer of these questions. So that's why here I am discussing these questions. Okay students, first question is who discovered the first microscope? The first microscope was discovered by Antony von Leeuwenhoek, a scientist which discovered the first microscope is the Antony von Leeuwenhoek. This is the name of the scientist. Next is who discovered the cell? Everybody know that who discovered the cell, because you know the answer, it is from your exercise.
Robert Hooke. Robert Hooke discovered the first cell. And how they discovered the first cell? From the cork of the stem. They discovered the first cell from the cork of the stem. Okay? Study of the cell. What is a perfect or appropriate word for the study of cell? Actually, it is a branch of science which deals with the study of science. Is called cytology. Cytology. Students, every branch, the study of everything has a particular name. Like study of fishes is called pisciculture. So there is a branch of science which deals with a specific area. So there is a name for all the branches of the science. So the study of cell is called cytology. This is a branch of science. Who discovered the nucleus? Now, who discovered the cell is a Robert Hooke, but who discovered the nucleus? Answer is the Robert Brown. Robert Brown discovered the nucleus. Next is kitchen of the cell. Kitchen of the cell means where the plant prepare their food, leaves. And how the leaves prepare their food? By the process of photosynthesis. In the process of photosynthesis, they require carbon dioxide, sunlight, chlorophyll. And sunlight from the atmosphere, carbon dioxide from the atmosphere. But the green pigment chlorophyll is present in the leaves, due to which the color of leaf is green. So green pigment chlorophyll is present in a cell organelle called chloroplast. So that organelle is called actually kitchen of the cell. Why that organelle is called chloroplast is called the kitchen of the cell? Because in this chloroplast, in this cell organelle, there is a green pigment chlorophyll is present, and this green pigment help to absorb the carbon dioxide from the atmosphere and also help to absorb the sunlight from the atmosphere. That's why all the process of photosynthesis take place in the chloroplast, and it is called the kitchen of the cell. So students, this is the one word answer, and everybody note down these answers in your rough notebook and must have learned. Okay. Students, I think that's sufficient for today. We will discuss the next unit in our next class. Okay students, thank you. Have a nice day. A very good morning students. In my previous lecture, I have explained you geography 3rd chapter water bodies for class 6, and now today I will continue the same chapter. Before starting the chapter, I am giving you some revision of my previous lecture. तो बच्चों मैंने अपने previous lecture में आपको क्या समझाया था? Lake as a body of water. So I repeated again कि what is lake? Lake is a large body of water on land. It is much deeper and bigger than a pond. Importance of lake. There are so many importance of lake such as industrial and agricultural development, water storage, generation of hydroelectric power, agricultural purposes, multi-purpose dam products, source of food, source of mineral. So there are so many importance of lake. And now today my topic is causes of pollution of water bodies. तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो water bodies हैं वो आज की डेट में क्या हो रही है? Pollute हो रही है, प्रदूषित हो रही है. So there are so many causes of pollution of water bodies. They are as follows. First, urbanization. Urbanization का मतलब होता है बच्चों नगरीकरण, शहरों का बसना. तो development of cities, development of industries on a development of cities on a large scale. बहुत ही बड़े पैमाने पर शहरों का बसना. अब जाहिर सी बात है कि रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की ओर अगर लोग जाएंगे तो शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन. तो रैपिड अर्बनाइजेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द रिसेंट डिकेड्स has given rise a number of environmental problem. मतलब कि जो बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन है भारत में पहले के टाइम से ही, तो उसने बहुत सी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को
जनरेट कर दिया, सच एज वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर जनरेशन एंड इट्स कलेक्शन and treatment and disposal. So urbanization is also a cause of pollution of water bodies. Now next is agriculture runoff and improper agriculture practices. तो ट्रैक्स ऑफ एग्रीकल्चर runoff मतलब कि एग्रीकल्चर से जो हमारा जो भी डिस्पोजल निकलता है वो सीधा कहाँ पे चला जाता है, वो सीधा हमारा वाटर बॉडीज में ड्रेन कर दिया जाता है. So agricultural runoff, tracks of fertilizers and pesticides are visible into the nearest water bodies at the onset of the monsoon or whenever there are heavy showers. तो जो tracks of fertilizer मतलब fertilizer और pesticides होते हैं वो हमारे कहाँ पे रन ऑफ कर दिए जाते हैं, नियरेस्ट वाटर बॉडी मतलब हमारे आसपास की जो वाटर बॉडीज होती है वहीं पर उसको क्या कर दिए जाते हैं, ड्रेन कर दिए जाते हैं. So as a point of entry of such agriculture inputs is diffused throughout the river basin, they are termed as the non-point source of pollution. तो इस तरह के जो एग्रीकल्चर इनपुट्स अगर हमारे वाटर बॉडीज में एंटर हो जाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा जो वाटर बॉडीज होगी वो क्या हो जाएगी, पोल्यूट हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी. तो एग्रीकल्चर वेस्टेज आर आल्सो कॉज ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज. नाउ नेक्स्ट इज विड्रॉल ऑफ वाटर, वाटर का विड्रॉल होना. तो इंडियन रिवर्स पार्शली द हिमालयन रिवर्स हैव प्लेंटी ऑफ वाटर इन द अपर कोर्स. तो इंडियन रिवर्स स्पेशली जो हिमालयन रिवर्स होती हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा पानी होता है. जैसा कि मैंने बताया था कि हिमालयन रिवर्स आर कॉल्ड पेरेनियल रिवर्स. पेरेनियल रिवर्स क्या होती है, दैट देयर इज अ वाटर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ऐसी नदियों में पानी रहता है. तो इंडियन रिवर्स पार्शली हिमालयन रिवर्स हैव प्लेंटी ऑफ वाटर in their upper course. Irrigation canal whisk away clean water soon after the river reaches the plain. So denying water to flow into the river downstream, this leads to pollution. Now next is religious and social practices. It is also important factor that pollutes the river water. So religious faith and social practices also lead the pollution of water bodies. Animals are disposed in the rivers. Dead bodies are cremated on the river banks. Dead bodies को river banks के किनारे क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है. Burnt bodies are flung into the river water. Burnt bodies जो होती हैं, जली हुई bodies होती हैं, वो river में क्या करती हैं, बहती हैं, flung करती हैं. Then these practices let the river water polluted. तो ये जो रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस हैं इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हमारा रिवर वाटर है वो क्या हो जाता है बच्चों, प्रदूषित हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है. नाउ नेक्स्ट इज ऑयल स्पिल. ऑयल का स्पिल मतलब ऑयल का लीक करना. वेस्ट ऑयल फ्रॉम सिटी ड्रेन्स, टैंकर्स एंड फ्रॉम ऑयल वेल्स कॉज द ऑयल टू सीप इनटू द सी एंड पॉल्यूट द वाटर. तो टैंकर से और हमारे सिटी ड्रेन से अगर हमारा ऑयल स्पिल होने लगता है, लीक होने लगता है, तो वो सीधा वो जो लीक ऑयल होता है वो सीधा कहाँ जाके कहाँ पहुँचता है, सी में पहुँचता है, जिससे कि वो क्या करता है, सी के वाटर को पॉल्यूट कर देता है. नाउ नेक्स्ट एग्रीकल्चर वेस्ट. एग्रीकल्चर जो वेस्टेज निकलता है वो भी सीधा हमारा कहाँ जाता है, नदियों में जाता है. तो एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग कमर्शियल लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मिंग इज अ सोर्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स इन सरफेस वाटर. तो एग्रीकल्चर में क्या इंक्लूड होता है हमारा, कमर्शियल लाइवस्टॉक मतलब कमर्शियल लाइवस्टॉक में हमारे जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं और पोल्ट्री फार्मिंग में जो चीज़ें यूज होती हैं इज अ सोर्स. अभी सोर्स है हमारे कि बहुत से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के सरफेस वाटर में. पेस्टिसाइड्स फ्रॉम रिवर, एग्रीकल्चर रन ऑफ मेटल एंड प्रोसीड केमिकल्स आर आल्सो मेजर सोर्स ऑफ वाटर pollution. This is in turn proves very harmful to aquatic organism. तो इससे क्या होता है कि जो हमारे जितने भी aquatic organism होते हैं, हमारे जो समुद्र में रहने वाले जितने भी जल जीव होते हैं उनकी लाइफ क्या हो जाती है, डेंजर में आ जाती है, क्योंकि समुद्र का पानी क्या हो गया है, पॉल्यूट हो गया है. तो these are the causes of pollution of water bodies such as urbanization, agriculture runoff and improper agriculture practices, withdrawal of water, religious and social practices, oil spill and agriculture waste. And now major concern. Major
concern. तो हमें मेजर कंसर्न दिखाने की जरूरत है. Although our planet Earth is covered with 71% of water and 29% of land. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो अर्थ है, जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, वो 71% किससे कवर्ड है? वाटर से, और 29% किससे कवर्ड है? लैंड से. The fast growing contamination of water is affecting both human and as well as marine life. The pollution of water makes difficult for water to support life in rivers and the sea. अगर हमारे रिवर्स का या हमारे वाटर बॉडीज का पानी क्या हो जाएगा? अगर पॉल्यूट हो जाएगा तो इससे वाटर सपोर्ट नहीं मिल पाएगा ना ह्यूमन लाइफ को ना मैरिन लाइफ को. मैन हैज पॉल्यूटेड नॉट ओनली सरफेस वाटर बट आल्सो ग्राउंड वाटर. मैन सिर्फ सरफेस वाटर को ही पॉल्यूट नहीं करता है बल्कि ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर रहा है. Covering over 71% of the earth's surface, water is undoubtedly the most precious natural resource. मतलब कि 71% अगर हमारा वाटर कवर करता है हमारे लैंड को, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा कैसा है, ये हमारी बहुत ही निसंदेह बहुत ही अच्छी प्राकृतिक रिसोर्स है that exists in our planets. So consequently we are slowly but surely harming our planet to the point where organisms are dying at a very alarming rate. तो हमको इसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमें कंसर्न दिखानी चाहिए जिससे कि हमारा जो रिवर वाटर है वो पॉल्यूट ना हो, हम अपने रिवर वाटर को पॉल्यूट होने से बचा सकें. सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो मैं इस चैप्टर का कुछ रिवीजन स्टार्टिंग से करा रही हूँ. So now I give revision of this chapter. Water bodies, जैसे कि आप जानते हैं water bodies or body of water is any significant accumulation of water in the earth's surface. Earth, our planet is called a watery planet. जैसे कि हमारे planet को क्या कहा जाता है? Watery planet कहा जाता है because 71% of its surface is covered with water. क्योंकि 71% इसका किससे covered है? इसका surface का water से covered है and 29% covered with land. This term refers to oceans, seas, lakes, canals. So सबसे पहले हम बात करते हैं oceans. Ocean, there are 5 major oceans. Pacific Ocean. Pacific Ocean is the world's largest ocean. The Pacific is a Spanish word meaning peaceful sea. Second ocean is Atlantic Ocean. Atlantic Ocean is the world's second largest ocean and shallow as compared to Pacific Ocean. Many rivers drain into oceans such as Rhine, Niger, Amazon. It is a great commercial highway in the world. तो ये हमारे संसार का क्या है? Great commercial highway है. Now third is Indian Ocean. Indian Ocean is comparatively small in size with an average depth of 4,000 meters. Now next is Arctic Ocean. Arctic Ocean is the smallest of all the oceans. जो Arctic Ocean है वो सभी ocean में हमारा क्या है? बहुत ही छोटा है. It is situated around the North Pole and remains frozen. Now next is Southern Ocean. Southern Ocean or Antarctic Ocean surrounds the continent of Antarctica in the southern hemisphere. It remains frozen most part of the year. तो ये पूरे year के mostly parts में क्या होता है? ये frozen जमा हुआ होता है. Hence it is not navigable. जिसकी वजह से क्या हो जाता है? ये navigable नहीं होता. So these are 5 major oceans. Now importance of oceans. There are so many importance of oceans such as source of water, food resources, and chemical and mineral resources. और आपका क्या कहते हैं? Climate, ocean and oil, ocean and energy, and trade and transport. So these are the importance of the ocean. Now next water body is sea. A sea is a large body of salt water that is surrounded in whole or part by land. The sea may be of two types. Sea भी दो तरीके के होते हैं, marginal sea और inland sea. तो marginal sea यानी सीमांत समुद्र. Marginal sea क्या होता है? A marginal sea is a division of an ocean partially enclosed by islands, archipelagos or peninsulas. Inland sea क्या होता है? Large lakes in continental areas. बहुत सी बड़ी lakes, large lakes, continental area में तो are termed as inland sea. Some example of marginal sea are Bering Sea, Caribbean Sea, Arabian Sea. और inland sea तो क्या है? Dead Sea, Red Sea.
तो these are the example of marginal and inland. Now next water body is lake. Lake is a large body of water on land. It is bigger and deeper than a pond. तो lake हमारी क्या होती है बच्चों? large body of water है. It is bigger and deeper than a pond. It occupies a hollows of the land surface in which water accumulates. Most of the lakes in the world are freshwater lake. तो mostly जो हमारे संसार की lakes हैं कैसी हैं? freshwater lake हैं. Fed by rivers and without flowing stream. Example Lake Poyong and the Great Lakes of North America. Importance of lake. Lake के बहुत importance होते हैं. There are so many importance of lake such as economic and industrial development, water storage, generation of hydroelectricity. हम लोग इससे क्या generate करते हैं? जल विद्युत शक्ति, hydroelectric power को generate करते हैं. Agricultural purposes, multi-purpose dam, modern multi-purpose dams, source of food, source of minerals. कंट्रोल द रिवर फ्लो. इससे क्या होता है कि हम लोग रिवर के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं. एंड आल्सो इट अट्रैक्ट्स द टूरिज्म. तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द लेक्स. नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल कंटिन्यू माय रिवीजन इन माय नेक्स्ट वीडियो. Good morning students. This is class 7th 6E. Subject is computer. Students, today I discuss creating and managing table in MS Word 2013. Student, in previous class we discussed how to merge a cell and how to split a cell. Today we discuss applying border and shading in a table. That means कि आप अपने टेबल में बॉर्डर और उसमें शेड कैसे दे सकते हो. बॉर्डर इन द सेंस कि सपोज आप मान लीजिए हम लोग एक टेबल इस तरह से क्रिएट करते हैं. दिस इज द टेबल. ओके, हम लोग इसका बॉर्डर और शेडिंग कैसा दे सकते हैं. सपोज बॉर्डर जो है वो डॉटेड दे सकते हैं लाइक दिस. ओके, अगर हम लोग इस तरह से बॉर्डर जो है वो इस तरह से शेड में दे दें, या बॉर्डर जो है उसकी जो विड्थ होती है ये इसको बहुत ज़्यादा डार्क कर दें, या बॉर्डर जो है वो किसी और कलर का कर सकते हैं. हम लोग रेड, ब्लू, ग्रीन कर सकते हैं. जैसे कभी कभी हम लोग स्केच पेन्स यूज़ करते हैं और हम लोग स्केच पेन से अलग अलग कलर के बॉर्डर्स दे देते हैं. तो दैट मीन्स कि अब हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है कि अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग, हाउ टू इंसर्ट इन अ टेबल. ओके, देयर आर following procedure. First is the select the table. First of all you select the table which you want to apply border and shading. यानी कि आपको सबसे पहले जो है वो टेबल सेलेक्ट करनी है जिसमें कि आपको बॉर्डर और शेडिंग जो है वो अप्लाई करना है. नेक्स्ट इज द क्लिक ऑन डिजाइन टैब अंडर टेबल टूल्स. अगर आप यहाँ पे इस तरह से जब आप देखेंगे, जब आप इंसर्ट टेबल कर लेते हैं, इंसर्ट में आप जाके टेबल ऑप्शन पे यहाँ पे आपका फाइल मेन्यू मेन जो होता है, मेन मेन्यू में आपका इंसर्ट ऑप्शन होता है. इंसर्ट में आपका टेबल, जब आप टेबल को सेलेक्ट करते हो तो टेबल से रिलेटेड जितने भी टूल्स होंगे वो आपका यहाँ पे मेन्यू बार में आपके डिस्प्ले हो जाएंगे. तो उसमें आपका जो मेन आपका जो टूल होता है, दिस इज द टेबल टूल. ये मैंने अभी आपको बताया कि आपको क्या करना है कि आपको पहले उसको टेबल को सेलेक्ट करना है. जब हम लोग टेबल क्यों सेलेक्ट करेंगे, हम लोग टेबल को सिर्फ इसलिए सेलेक्ट करते हैं क्योंकि जो उससे रिलेटेड जो टूल्स है वो एक्टिव हो जाए. बहुत सारे ऐसे टूल है, बहुत सारे कमांड्स हैं जो कि हिडन रहते हैं. जब पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब जैसे अगर हमको टेबल बनानी है तो टेबल का, अगर हमको कोई पिक्चर है ऐसा तो उस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी आपके कंपोनेंट्स होंगे या जो कमांड्स है वो एक्टिव होंगे. तो सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने वो टेबल जो है सेलेक्ट करी. आपने ये जो टेबल है वो आपने टेबल को सेलेक्ट कर लिया. देन क्लिक ऑन द टेबल टूल. आपको क्या करना है, टेबल टूल पे सेलेक्ट करना है. तो ऑलरेडी उसमें टेबल टूल आपका यहाँ पे दिखाई पड़ता है. एक टेबल टूल एक ग्रुप होगा जिसके अंदर बहुत सारे टैब होंगे. उसमें से आपको क्या करना है, ये डिजाइन टैब पे क्लिक करना है. ओके, तो यानी कि अब आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे आपका ये इस तरह से डिजाइन टैब लिखा हुआ है तो उसके ऊपर अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो वो लिखा होगा यहाँ पे टेबल टूल. ओके, और इस ग्रुप में बहुत सारे आपके जो है वो
बहुत सारे टैब होंगे, ठीक है, जैसे फॉर्मेट टैब होगा, डिजाइन टैब, इस तरह से आपके बहुत सारे टैब इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट होंगे। आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप, सपोज दैट दिस इज द फर्स्ट स्टेप, आपने क्या किया, उस डिजाइन टैब को आपने सेलेक्ट किया। जैसे ही आपने डिजाइन टैब को क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ये एक मेन्यू ओपन हो जाएगी, यानी कि इस टैब से रिलेटेड जितने भी बटन्स हैं वो सारे के सारे, जिनको हम लोग कह सकते हैं, जितने भी कमांड्स हैं, दीज आर डिस्प्ले बिलो सब मेन्यू। ओके, यानी कि वो एक सब मेन्यू के फॉर्म में आपके यहाँ पे डिस्प्ले होंगे और उसमें बहुत सारे आपके जो है वो उसमें बटन्स होंगे। अब आपका जो थर्ड स्टेप होगा, क्लिक ऑन बॉर्डर ड्रॉप डाउन। इसमें यहाँ पे आपको क्या है, एक बॉर्डर आपका आएगा, एक बॉर्डर बटन आपका दिया होगा, जिस बॉर्डर बटन पे आपको क्लिक करना होगा। यानी फर्स्ट स्टेप इज दिस एंड द सेकेंड स्टेप इज क्लिक ऑन बॉर्डर बटन। बॉर्डर्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो बॉर्डर में आपका एरो ऑलरेडी बना होगा, उसमें ये इस तरह का एरो आपका बना होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अभी इसके नीचे और भी सब मेन्यूज आपके दिए, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्यूज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन। जैसे ही आप इसको बॉर्डर को क्लिक करते हैं तो आपने क्या किया, क्लिक ऑन द बॉर्डर ड्रॉप डाउन एरो बटन। दैट मीन्स कि आपको इस एरो बटन, दैट मीन्स कि इन दिस बटन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ, या दिस बटन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्यूज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स। ओके, अब आपको क्या करना है कि चूज बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स। आपको क्या करना है, इसमें सबसे लास्ट में आप देखेंगे, आप स्टार्टिंग में देखेंगे बोलेंगे तो उसमें है ही नहीं, आप क्या करेंगे, सबसे लास्ट में इसमें जाएंगे और सबसे लास्ट में आपको दिखाई पड़ेगा, इसमें एक आपका इसमें बॉर्डर होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में, मतलब बिल्कुल सबसे लास्ट में आपको दिखाई पड़ेगा बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स। ये आपको इसमें एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स, लाइक दिस। अगर आपको ये देखना है तो मैं आपको बुक में दिखा रही हूँ और प्लीज इसको प्रॉपरली देख के अब आपको ये करना होगा। जस्ट सी क्लियरली। अगर आपको इस तरह से देखना है तो यू सी हेयर, यहाँ पे आपको मैंने ये दिखाया है कि ये आपका डिजाइन टूल है। यू क्लिक ऑन द डिजाइन टूल और देन you click on the table tool, second of the design tool, and then select the border and border option. When click on the border arrow, next you click on the border shading button, this one. ओके स्टूडेंट, आई थिंक ये अब आपको क्लियर हो गया है कि बॉर्डर शेडिंग आपका कहाँ पे है। बॉर्डर शेडिंग ऑप्शन और बॉर्डर शेडिंग बटन situated last option of the, or this is the last option, this is the last sub menu of the borders button. Okay student, now next when you click on the border and shading dialog box, जैसे ही आपने इस बॉर्डर और शेडिंग डायलॉग बॉक्स पे क्लिक किया, आपका क्या होगा कि एक नई विंडो खुल के आएगी एंड द न्यू विंडो ओपन, दिस इज कॉल्ड द बॉर्डर शेडिंग डायलॉग बॉक्स। दिस इज द फोर्थ स्टेप। ओके, थर्ड स्टेप आपको क्या था कि आपको बॉर्डर शेडिंग डायलॉग बॉक्स पर आपको क्लिक करना था एंड नेक्स्ट व्हेन यू क्लिक ऑन द बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स, बॉर्डर एंड शेडिंग button, border and shading dialog box appear on your screen. This is the border and shading dialog box. मैं इसको प्रॉपर हाईलाइट कर दे रही हूँ। This is the border and shading dialog box. Okay, ये आपका बॉर्डर और शेडिंग डायलॉग बॉक्स है। अब इस बॉर्डर और शेडिंग डायलॉग बॉक्स से हम लोग क्या क्या फंक्शंस कर सकते हैं। हम लोग इसमें बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बॉर्डर आपका जो मैंने पहले बताया कि वो टेबल का बॉर्डर हो सकता है। उसके अलावा आप इसमें पेज बॉर्डर, पेज का भी, मतलब पूरा जो आपका जो पेज है उस पूरे पेज का बॉर्डर भी, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा या अभी आप लोगों को जब प्रिंट आउट्स मिलते हैं तो आपने देखा होगा वो पूरे में एक किनारे जो है पूरा बॉर्डर होता है, फ्रेम होता है। या अगर हम लोग कहीं फोटो वोटो बनवाने जाते हैं तो उसमें देखो किनारे चौड़ा सा कोई डिफरेंट तरीके का स्टाइलिश बॉर्डर होता है। तो ये हो गया पेज बॉर्डर। सिंपल बॉर्डर
दिस मीन्स कि ये आपका सिर्फ सेल के लिए बॉर्डर है। शेडिंग यानी कि अब आप किस तरह की शेडिंग यूज कर रहे हैं, क्लियर। उसके अलावा यहाँ पे ये देखो बॉर्डर के स्टाइल दिए हुए हैं, ये आप उस बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन इज द विड्थ, आप उसकी चौड़ाई यानी कि जो भी हम टेबल बना रहे हैं, टेबल में जैसे कभी कभी हम लोग पतली लाइन यूज करते हैं, कभी हम लोग बहुत मोटी लाइन यूज करते हैं, तो ये उसका ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से ये जो आपका दिया हुआ है, ये जो विंडो आपकी आ रही है या ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है, इसमें आप लोग तीन इसमें आपके मेनली फंक्शंस होते हैं, बॉर्डर, पेज बॉर्डर एंड द शेडिंग। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज now student, very clearly please see this picture. In this picture you can see border, page border and the shading options. Clear student? Now अब आपको क्या करना है, अंडर स्टाइल, ओके, आपको अंडर स्टाइल चूज अ लाइन स्टाइल। ये आपका जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, दिस इज द स्टाइल, ओके। आपने क्लिक ऑन द बॉर्डर टैब, आपने इस बॉर्डर टैब पे सबसे पहले आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्लिक ऑन द बॉर्डर टैब, आपने इस फर्स्ट बॉर्डर टैब पे क्लिक किया। अब आपका यहाँ पे आता है फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी स्टाइल ऑप्शन। तो अब आपको क्या है, अंडर स्टाइल ऑप्शन, दिस इज द स्टाइल ऑप्शन, अंडर स्टाइल ऑप्शन चूज अ लाइन स्टाइल। ओके, आपने क्या किया कि आपको किस तरह की लाइन चाहिए, शेडेड चाहिए, थोड़ी सी पतली चाहिए, जिस भी तरह की चाहिए वो आपने ले लिया। अंडर कलर टैब और अंडर कलर ऑप्शन चूज अ कलर। अब आपने सेकंड वाला है जिसमें आपने क्या किया कि आपको कलर जैसे चूज करना है, वो चूज आप कलर करेंगे। अगर रेड, येलो, ग्रीन जिस तरह का भी हम बॉर्डर चाहते हैं, यू चूज अ कलर ऑफ टेबल बॉर्डर, ओके। एंड नेक्स्ट फॉर द बॉर्डर अंडर विथ, फॉर बॉर्डर चूज अ विथ। अब आपके पास क्या करना है, अंडर विथ ऑप्शन, दिस इज द थर्ड ऑप्शन इज द विथ। अब आपको क्या करना है, इस विथ ऑप्शन में आपको क्या करना है, चूज अ विथ फॉर अ सेल। अब आपको फॉर अ टेबल, अब आपको सेल की जो भी आपकी विथ लेनी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। उसके अलावा बच्चों यहाँ पे आपके ऑप्शंस आपके और भी दिए रहते हैं। यहाँ पे अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपको ये होता है कि ये जो बॉर्डर, कलर, ये सब जो आप जो चूज कर रहे हैं वो पर्टिकुलरली एक सेल के लिए कर रहे हैं, पूरी टेबल के लिए, पूरी रो के लिए कर रहे हो या एक टेबल के लिए कर रहे हो, तो ये ऑप्शंस भी यहाँ पे आपके दिए रहते हैं, ओके। नेक्स्ट, नाउ क्लिक द शेडिंग टैब एंड सेलेक्ट द कलर। अब आपका क्या आता है, आपने यहाँ पे शेडिंग टैब पे किया, ठीक है। बॉर्डर के बाद हमको चूंकि पेज बॉर्डर की नीड नहीं है, हमको यहाँ पे बॉर्डर पर्टिकुलर सेल के लिए हम लोग, इसलिए हम लोग ये जो बीच वाला जो सेकेंड टैब है, हम लोग इसको वी कैन नॉट यूज दिस टैब, ओके। नाउ सेकेंड इज द शेडिंग, थर्ड इज द शेडिंग टैब। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, शेडिंग टैब आपको सेलेक्ट करना है। शेडिंग का मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो टेबल बनाते हैं, आप लोग सभी को पता है ड्राइंग में हम लोग शेडिंग करते हैं, तो शेडिंग जो है वो बॉर्डर में नहीं होती है। शेडिंग आपकी कहाँ होती है, जो हमारा जो बीच का जो टेबल का पोर्शन हो, जैसे आपका ये व्हाइट है, हम लोग इसे एक पेंसिल से या किसी कलर से पूरे में शेड कर दें, तो जो भी लिखा है वो विद शेड के साथ आएगा। तो वो चीज यहाँ पे आपको किससे हम लोग करेंगे, विद द हेल्प ऑफ शेडिंग टैब एंड सेलेक्ट द कलर। तो इस तरह से जब हम लोग सारे ये काम कर लेंगे, देन वी क्लिक ऑन द ओके। आपका यहाँ पे लास्ट में ओके बटन होगा जिस पे आपको क्लिक कर लेंगे। तो इस तरह से बच्चों आपका ये अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। पर बच्चों आपको ये बहुत ही ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से इसको करना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपका कमांड है, और या ये कह सकते हैं ये आपका टेबल का बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है।
हम लोग सिंपल एक ब्लैक कलर की टेबल बना लेते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। अब जैसे बच्चे हैं जिनको प्रोजेक्ट बनाना होता है तो थोड़ा अट्रैक्टिव आपको टेबल चाहिए, है ना, शेडिंग या इस तरह से, तो उसके लिए आपका जो है ये मतलब इनहेंस अ टेबल इन अ डिफरेंट वे। आपको जो अपनी टेबल है वो डिफरेंट तरीके से अट्रैक्टिव वैसे रिप्रेजेंट करनी है, तो उसके लिए हम लोग का ये बॉर्डर और शेडिंग जो है बहुत यूजफुल है। एक बार हम लोग फिर से जो है इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग का जो ये आपका बॉर्डर और शेडिंग टूल है वो कहाँ पर आपका अवेलेबल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेलेक्ट द टेबल ऑप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेलेक्ट द टेबल एंड क्लिक ऑन डिजाइन टैब अंडर द टेबल टूल, यानी कि आपका जो डिजाइन टैब है विच इज सिचुएटेड अंडर टेबल टूल। क्लियर। नेक्स्ट इज द क्लिक ऑन द बॉर्डर ड्रॉप डाउन एरो एंड चूज बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग, यानी कि जब आप डिजाइन टैब में आओगे तो उसके बाद आपको एक बॉर्डर ऑप्शन आपका दिया होगा, देन क्लिक ऑन द बॉर्डर ऑप्शन। आफ्टर क्लिकिंग बॉर्डर ऑप्शन, क्लिक ऑन बॉर्डर एंड शेडिंग बटन। नाउ border and shading dialog box will appear on your screen and select the border tab. Under a border tab you select style, color or the width. These are the three characteristics, or there are three components of the border which we can change the table characteristics. Okay, now click on shading and shading tab and select the color. Then after finishing your work, click on OK. Okay student, I think this is sufficient for today. Thank you. Have a nice day.